हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस हमारे होंगे और सभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर जितने नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक ईजिली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ, यानी कि जो हम फील्ड कॉइल यूज करते हैं डीसी जनरेटर के केस में तो वो किससे बनी हुई होती है। तो इसको बनाने के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें चाहे फिर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें। तो इस केस में हम कॉपर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो सिंबल हमें दिखाया गया है ये वाला, आइडेंटिफाई करना है इसको, है ना, कि ये मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेटर। ये जनरेटर को इंडिकेट कर रहा है, इसके साथ फील्ड भी यहाँ पे लगाई गई है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, दैट इज जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स। देखो स्प्लिट रिंग को हम दो तीन नाम से जानते हैं। इसको हम स्लिप रिंग भी बोल सकते हैं, स्लिप रिंग भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक, है ना। तो स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, डीसी जनरेटर में जो फंक्शन है वो बताना है कि कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है। तो कम्यूटेटर, देखो जनरेटर है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे हम। तो जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर का काम, डीसी जनरेटर है तो मैकेनिकल एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें देगा। और कैसा आउटपुट देगा, यूनिडायरेक्शनल या फिर डीसी आउटपुट, है ना। तो इस तरीके से देखें तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो कैसा रहेगा, यूनिडायरेक्शनल रहेगा। और इसमें जो कम्यूटेटर का काम है डीसी जनरेटर के केस में, तो जो कम्यूटेटर है वो क्या करेगा, वो बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में चेंज कर देगा। करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में चेंज कर देगा, यूनिडायरेक्शनल करंट में चेंज कर देगा। और यूनिडायरेक्शनल करंट का मतलब क्या है, डीसी करंट, है ना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कारक है हैवी स्पार्किंग का, यानी कि बहुत अत्यधिक जो स्पार्किंग होती है ब्रशेस पर डीसी जनरेटर में, तो उसके लिए इसका जो मेन कारण है या जो कॉज है वो क्या है। तो इसका कारक है ऑप्शन सी, दैट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एमएनए। तो जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है उसकी डायरेक्शन या उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। और अगर जनरेटर के केस में बात करें तो जो आर्मेचर की डायरेक्शन होगी, आर्मेचर के रोटेशन की डायरेक्शन होगी, एमएन रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी, एमएनए इसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, है ना। और यही डायरेक्शन जो है एमएनए की हमें देखने को मिलेगी। जिस डायरेक्शन में आर्मेचर रोटेट कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड तरीके से जो एमएनए है वो शिफ्ट हो जाएगा। मोटर की केस में उल्टा होता है आर्मेचर रिएक्शन में, कि मोटर का आर्मेचर यदि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एमएनए एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, ठीक है। यदि जनरेटर के केस में अगर जो आर्मेचर का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो एमएनए का शिफ्ट है वो भी क्लॉकवाइज ही होगा, है ना। तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एमएनए, एमएनए की पोजीशन के कारण ही जो है हमें स्पार्किंग देखने को मिलती है, हैवी स्पार्किंग को देखने को मिलती है। अब बेसिकली ये एमएनए शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो आर्मेचर फ्लक्स है वो अफेक्ट किसको करता है, आर्मेचर फ्लक्स अफेक्टेड किसको, फील्ड फ्लक्स को, फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करता है, इसको डिक्रीज करने की, इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है। और इसी पूरे के पूरे टर्म में जो पोजीशन है वो चेंज कर जाती है एमएनए की। अभी आप इतना समझिए, बाकी हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है, जो आर्मेचर कोर है डीसी जनरेटर की, वो मेड होती है, बनी हुई होती है किसके लेमिनेशन से, तो इसको हम सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन से बनाते हैं। देखो बेसिकली लेमिनेशंस का यूज क्या है, लेमिनेशंस टर्म जहां भी आ जाए तो समझ लेना हम एडी करंट को आउटकम करने की या ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए हम लेमिनेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली एडी करंट होती क्या है, जब कोई भी मटेरियल लगातार मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगती है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगती है। तो इसी सर्कुलेटिंग
करंट को कम करने के लिए, देखो इसको जीरो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर कोर है उसको हम स्लॉटेड फॉर्म में बनाते हैं, स्लॉटेड फॉर्म में बनाते हैं, और इनके बीच में जो है लेमिनेशंस करते हैं, लेमिनेशंस का यूज करते हैं। और लेमिनेशंस की जो थिकनेस होती है वो होती है 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक। इतनी थिकनेस का जो लेमिनेशन है हम यूज करते हैं किसको बनाने के लिए, आर्मेचर कोर को बनाने के लिए। और आर्मेचर कोर को बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो सिलिकॉन स्टील का मटेरियल हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताना है, जो वोल्टेज इक्वेशन है डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर की केस की हम बात कर रहे हैं। तो देखो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हम बना लेते हैं। देखो ये आर्मेचर हो गया हमारा, इसके साथ ये हमने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, और इस साइड हमने शंट वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, है ना। और ये हमारा जनरेटर हो गया। यहां से थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, छोटा ज्यादा बन गया ये, क्योंकि हमें करंट वगैरह भी मार्क करनी पड़ेगी इसमें, तभी हम इक्वेशन को निकाल पाएंगे इसको। तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम। ये हमारा आर्मेचर हो गया, इसके साथ हमने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दी है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दी है। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में होता क्या है, जो शंट फील्ड होती है ये पैरेलल में होती है आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ में, और इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हमने कुछ लोड लगा रखा हुआ होगा, लोड इस साइड होगा, यहाँ पे जनरेटर है चूंकि। अब इसमें हम करंट को रिमार्क करते हैं। देखो जनरेटर है तो आईए की डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी, इस साइड प्लस रहेगा, इस साइड माइनस रहेगा, तो आईए का डायरेक्शन ये रहेगा। और इस साइड जो करंट है वो आई एस एच जाएगी, और इस साइड जो करंट है वो आई एल जाएगी। ठीक है, ये हमारा आर एस एच है, ये हमारा आर एस ई है, और ये हमारा आर ए है, यानी कि जनरेटर का जो आर्मेचर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आर ए से हमने दिखा दिया है। अब हमें इक्वेशन को बताना है कि जो इक्वेशन है यहाँ पे देखो ईजी भी होगा, है ना। इसका जो जनरेटर है तो जनरेटर के केस में क्या है, वोल्टेज जनरेट करेगा। तो हमें ईजी की जो इक्वेशन है यही हमें बतानी है। तो एक बार हम क्या करें, यदि हम इस लूप में मूव कर जाएं, क्योंकि देखो इसमें जो ISH है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते इस साइड वाले लूप को। हम केवल इसी लूप में घूमकर हम बता सकते हैं कि EG कितना होगा, जनरेटेड वोल्टेज है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू V प्लस आई ए करंट है, और RSE प्लस RA ये हो जाएगा, और प्लस जो ब्रश के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि देखो जो वोल्टेज ड्रॉप है ब्रश के अक्रॉस भी देखने को मिलता है। यदि ब्रश के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो कार्बन के अक्रॉस, कार्बन ब्रश अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 2 वोल्ट होता है, यानी कि 1 वोल्ट पर ब्रश होता है। और यदि ग्रेफाइट का हम ब्रश यूज कर रहे हैं, ग्रेफाइट का ब्रश हम यूज कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, ब्रश के अक्रॉस वो कितना होगा, 0.5 वोल्ट होगा। तो कार्बन को हम छोटी मशीनों के लिए यूज करते हैं, छोटे जनरेटर के लिए यूज करेंगे, छोटी मोटर के लिए यूज करेंगे, और ग्रेफाइट को हम बड़ी मोटर या बड़ी मशीन के लिए हम यूज करेंगे। तो जो इजी है वो कितना आ गया, V प्लस आई ए आर एस ई प्लस आर ए और V ब्रश, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, जो आर्मेचर रिएक्शन है किसी भी अनसैचुरेटेड डीसी मशीन के लिए, अनसैचुरेटेड टर्म यूज किया गया है, तो इस केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होगी वो किस तरीके की होगी, तो वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। देखो दो तरीके से चीजें हो सकती हैं, एक तो हमारी मशीन अनसैचुरेटेड हो सकती है, इनिशियली मान लो अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड जो मशीन है उसके केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होगी वो हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर की होगी, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर की होगी, नेचर की होगी, है ना। यदि हम बात करें कि मशीन यदि सैचुरेटेड हो जाती है, मशीन यदि सैचुरेटेड है, तो इन दैट केस जो आर्मेचर रिएक्शन होगी वो डीमैग्नेटाइजिंग होगी, डीमैग्नेटाइजिंग होगी, है, एज वेल एज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है हम और आगे क्वेश्चंस में देखेंगे और अच्छे समझेंगे। बाकी अभी आप इतना याद रखना, अगर मशीन अनसैचुरेटेड है तो केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर देखने को मिलेगी हमें,
और यदि सैचुरेटेड है तो डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दोनों इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे आर्मेचर रिएक्शन के केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू। जो आर्मेचर कोर है, जो हम आर्मेचर बना रहे हैं ना, जो हम आर्मेचर यूज कर रहे हैं ना, आर्मेचर की कोर है उसको हम लेमिनेटेड क्यों बना रहे हैं? इसको लेमिनेटेड बनाने का कारण हमारा यही है क्योंकि हम क्या क्या चाहते हैं कि जो एडी करंट है वो कम हो जाए, वो रिड्यूस कर जाए, है ना। एडी करंट रिड्यूस कर जाएगा तो एडी करंट से जो होने वाला जो लॉस है वो भी हमारा रिड्यूस कर जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। देखो जब भी लेमिनेशंस की बात आती है एडी करंट लॉस ही हम कम करने के लिए लेमिनेशंस का यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वेब बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन ए डीसी मशीन फॉर। दो तरीके की बाइंडिंग हम यूज करते हैं, एक हमारी लैप बाइंडिंग होती है और दूसरी हमारी वेब बाइंडिंग होती है। वेब बाइंडिंग होती है तो लैप बाइंडिंग का हम यूज करते हैं किसके लिए? लैप बाइंडिंग हम यूज करते हैं हाई करंट के लिए, हाई करंट के लिए और लो वोल्टेज के लिए। यदि हम वेब बाइंडिंग की बात करें तो इसका हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज के लिए और लो करंट के लिए, है ना। तो दोनों तरीके के मैकेनिज्म हमारे पास हैं। यदि हम लैप बाइंडिंग की बात करें तो इसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं उनकी संख्या पोल के बराबर होती है। इसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं इनकी संख्या 2 होती है हमेशा, है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है जो वेब बाइंडिंग होती है हमारी, जो वेब बाइंडिंग होती है ये अनबैलेंस बाइंडिंग है। ये कैसी बाइंडिंग है? ये एक अनबैलेंस बाइंडिंग है, अनबैलेंस्ड बाइंडिंग है। इसको बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम डमी कॉइल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम डमी कॉइल का यूज करते हैं। यदि हम लैप वाइंडिंग की बात करें, लैप वाइंडिंग की बात करें तो इसके केस में बेसिकली क्या होता है, जो ए है पी के बराबर यानी कि पैरेलल पाथ पी के बराबर है और जितने पैरेलल पाथ होते हैं उतने ही हम ब्रशेस यूज करते हैं। जैसे इसमें 2 पैरेलल पाथ हैं तो इसमें ब्रशेस कितने होंगे? ब्रशेस की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर इसमें पैरेलल पाथ पोल के बराबर है तो इसमें लैप वाइंडिंग में जो ब्रशेस होंगे वो कितने हम यूज करेंगे? नंबर ऑफ पोल के बराबर। हम जितने पोल होंगे उतने ही ब्रशेस हम यूज करेंगे। जब ब्रशेस ज्यादा यूज होंगे तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं सर्कुलेटिंग करंट भी फ्लो करेगी। पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे इसमें तो सर्कुलेटिंग करंट हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसमें सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम होती है लैप बाइंडिंग में और उसी को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं। इक्वलाइजर रिंग्स, ये रिंग्स को हम यूज करते हैं और जिससे कि जो सर्कुलेटिंग करंट है डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल पाथ में वो करंट को ओवरकम किया जा सके, सर्कुलेटिंग करंट को ओवरकम किया जा सके। तो यदि हम क्वेश्चन की बात करें वेब बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन 4 तो इसका जो यूज होता है वो लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं। किसका? वेब बाइंडिंग का, है ना। वेब बाइंडिंग के लिए हम हाई वोल्टेज के रूप में इसको हम यूज करते हैं और लो करंट के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 4 पोल डायनेमो है, इसमें 600 कंडक्टर यूज करे गए हैं और ये चल रहा है 100 मतलब 1000 आरपीएम पे। तो ये लैप बाउंड है तो बताना है इट्स फ्लक्स पर पोल इतना इतना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? जनरेटेड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60 इंटू ए। अब देखो चूंकि ये लैप बाउंड है, यहाँ लिखा है लैप बाउंड, तो ए इक्वल टू पी होगा, ए इक्वल टू पी होगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो फाइनली जनरेटेड ईएमएफ कितना बचेगा हमारा? 5ZN अपॉन 60 बचेगा हमारा। तो 5 यानी फ्लक्स कितना है? 0.064 और अगर Z की बात करें कंडक्टर कितने हैं? 600 है। N की बात करें N कितना है? 1000 है हमारे पास और अपॉन में 60 हमारा ये हो गया। तो 10 बार हमारा ये कट जाएगा, 10,000 ऊपर बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 640 वोल्ट हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है वो 640 वोल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी डीसी जनरेटर की उसको हम और क्या कहते हैं? तो देखो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इसको हम नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक, एक तो नाम इसका ये है, एक इसको मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, एक इसका ये भी नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन में तो हमारा ऑप्शन बी है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। एक ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे अपन ने देख ली, इसके बाद होती है एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। यदि हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे,
तो देखो ये जनरेटर है, मान लिया हमने ये कोई जनरेटर है और ये संट बाइंडिंग जनरेटर है, संट फील्ड जनरेटर है, कुछ इस तरीके से, है ना। अब हम इसमें इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें इसमें, तो इसमें जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, जो जनरेटेड ईएमएफ है, ईजी है, और जो आईए है, इनके बीच में बनेगा। तो ईजी जनरेटर ईएमएफ वर्सेस आईए, तो ये इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। और यदि इसकी हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, यानी कि प्लस माइनस जहाँ पे लोड लगाते हैं वही हमारी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो यहाँ पे जो V है और जो IL है, ये हमारी इन दोनों के बीच में जो V और IL के बीच में जो ग्राफ होगा उसको हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, यानी कि द ग्राफ बिटवीन V वर्सेस IL इज कॉल्ड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो याद रखेंगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इसलिए पूछी जाती है क्योंकि देखो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बता पाना, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बता पाना ईजी है, लेकिन जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है ये थोड़ा सा नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इस पर कोई, भाई ओपन सर्किट मतलब क्या है कि इस पर कोई लोड है ही नहीं, और सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक है, जब लोड नहीं रहेगा तो एक टाइम बाद मोटर सैचुरेट कर जाएगी। तो बस सिंपल सी बात है, सबका जो मीन है उनके नाम में ही छुपा हुआ है, उसमें सब कुछ छुपा हुआ होता है, थोड़ा सा हमें एनालाइज करने की आवश्यकता होती है बस। अगला क्वेश्चन है, द पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए कॉइल measured in terms of the number of armature slot between them is called, इसको हम कॉइल पिच कहते हैं। मतलब पेरिफेरल डिस्टेंस किसी भी दो साइड, कॉइल की दो साइड की, उसको मेजर किया जाता है नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉइल पिच कहते हैं, है ना। अब कॉइल पिच जो है कुछ इस तरीके से देखो समझते हैं इसको हम, ये हमारे कुछ सेगमेंट हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट हैं अलग अलग, बीच में मैं इंसुलेशन कर रहा हूँ ये। जैसे हमने वाइंडिंग बनाई है, एक वाइंडिंग है यहाँ से चली है कुछ इस तरीके से, 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 है ना। ये यहाँ से चल रही है कुछ इस तरीके से, ऐसे चलती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये है, ये एक कॉइल का एंड हो गया, एक ए फेरी फेरी हो गई है ना, और ये दूसरी साइड हो गई है इसकी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कॉइल पिच कहते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट है, डॉटेड दिखाया गया, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। एक साइड एन पोल काम करता है और दूसरी साइड एस पोल काम करता है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इसके लिए कॉइल पिच। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ बाइंडिंग है अंडर द BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 4718-1975। तो ये जो दिखाया गया है दो टर्मिनल, इसमें E1 और E2 दो टर्मिनल हैं, तो ये शंट एक्साइटेशन वाइंडिंग विद टू टर्मिनल, इसको ये इंडिकेट किया गया है ना। ये जो BIS है स्पेशली इसी को मैं दिखा रहा है, ये इसको शंट एक्साइटेशन वाइंडिंग विद टू टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का जनरेटर है जो कि हमें फिगर में दिया गया है। तो देखो फील्ड कॉइल इसके साथ यहाँ लगाने की बजाय अपन ने यहाँ लगा दी, हालांकि है ये सीरीज में ही, तो इसको हम अभी भी सीरीज जनरेटर की तरह ट्रीट करेंगे, सीरीज जनरेटर ही हम इसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डीसी शंट जनरेटर डिपेंड्स ऑन द, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है किसी भी शंट जनरेटर में, डी शंट जनरेटर में, तो इसकी पोलैरिटी किस पे निर्धारित करेगी, किस पे निर्भर करेगी, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे निर्भर करेगी। देखो जो ईबी होता है या ईजी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू एन फाई। यदि हम एन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें या चेंज कर दें तो ईजी भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो यही है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर है एक, जिसमें ईएमएफ जो है 100 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। व्हेन द यूजफुल फ्लक्स पर पोल कितना है, 20 मिली वेबर है, 20 मिली वेबर इसमें फ्लक्स हमें दिया हुआ है। द स्पीड इज 800 आरपीएम, और जो इसकी रफ्तार है, स्पीड है, वो कितनी है, 800 आरपीएम है। व्हाट इज द जनरेटर ईएमएफ व्हेन फ्लक्स पर पोल 24 मिली वेबर एंड स्पीड 1000 आरपीएम, यानी कि हमें तब जनरेट ईएमएफ बताना है जब फ्लक्स पर पोल कितना है, 24 मिली वेबर है, और जो स्पीड है वो कितनी है, 1000 आरपीएम है, तब बताना है। तो देखो हमें पता है जनरेटेड ईएमएफ दैट इज इजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं E जी1 अपॉन E
Z2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू phi1 अपॉन phi2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो EZ1 हमारे पास कितना है, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। और EZ2 हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम V2 से लिख लेते हैं या EZ2 ही लिख लेते हैं। ये कितना हो गया, ये EZ2 हो गया। दैट इज इक्वल टू N1 हमारे पास कितना गिवन है, यानी कि जो पहली स्पीड थी वो कितनी है, दैट इज 800, और बाद में इसको रोटेट कितनी स्पीड से करवा रहे हैं, दैट इज 1000। phi1 पहले कितना था, 20 मिली वेबर था, 20 मिली वेबर था, बाद में कितना हो गया, 24 मिली वेबर हो गया। तो मिली वेबर से मिली वेबर कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 6 24 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये है ना। EZ2 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, EZ2 इस साइड भेज दिया हमने, और 100 इंटू 10 इंटू 6 हमारा ये बचा, और इस वाले टर्म को हम नीचे ले आएंगे, 8 पन 40, तो 40 ये आ गया। ये कुछ इस तरीके से है, ये 25 बार कट जाएगा तो 25 छक्का 150, तो EZ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 150 वोल्ट आ गई। दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है यदि मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है बाय द सीरीज वाइंडिंग, मतलब सीरीज वाइंडिंग से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, हाँ, तो क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सीरीज वाइंडिंग असिस्ट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट फील्ड वाइंडिंग, द डीसी जनरेटर इज सेड टू बी। यानी कि हमसे ये बोला गया है क्वेश्चन में, यदि शंट फ्लक्स के साथ जो सीरीज फ्लक्स है इसको सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये टोटल फ्लक्स जो है वो किसके लिए होगा, तो ये होगा कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए। कम्युलेटिव का मतलब ही होता है ऐड करना, दो चीजों को ऐड करना, तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर के केस में, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर के, तो दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन है, शाफ्ट टॉर्क लेस देन आर्मेचर टॉर्क इन ए डीसी मोटर वाई। यानी कि जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो हमेशा लेस रहता है किससे, आर्मेचर टॉर्क से। तो देखो आर्मेचर टॉर्क से इसका लेस होने का कारण ये है क्योंकि ये शाफ्ट है जो रोटेट करती है, इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रे लॉसेस हो जाते हैं, स्ट्रे लॉसेस हो जाते हैं। तो इन्हीं लॉसेस के कारण जो है जो शाफ्ट टॉर्क है वो कम हो जाता है आर्मेचर टॉर्क से। स्ट्रे लॉसेस जो है ये, इसको हम कोर लॉस और प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस या रोटेशनल लॉस या मैकेनिकल लॉस भी हम कह सकते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं। तो स्ट्रे लॉसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कैन बी, है ना, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, ये किस तरीके से हो सकता है, वोल्टेज एक्साइटेड और करंट एक्साइटेड, करंट एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड, परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड। तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, वोल्टेज एक्साइटेड और करंट एक्साइटेड। या तो हम वोल्टेज से इसको एक्साइटेड कर सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड को, या फिर करंट से एक्साइटेड। बेसिकली बात ये करी गई है कि इसकी ये फील्ड कॉइल हो गई है, ये इसका आर्मेचर हो गया है, जनरेटर है चूंकि तो यहाँ पे हम लोड कनेक्ट करेंगे, ये लोड हो गया हमारा। तो इसके सब जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे या फिर हम यहाँ पे करंट सोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी हम लगा देंगे जिससे कि इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, IF करंट होगा, जिससे कि फाई एफ यानी कि फ्लक्स डेवलप हमारा होने लगेगा, और ये मोटर से पास होगा, और फाइनली जो आर्मेचर है आर्मेचर से पास होगा, और आर्मेचर से जब पास होगा तो इसकी जो फ्लक्स है वो कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद इसमें EF इंड्यूस होगा। अब चूंकि क्लोज पाथ है तो इसमें से आइए जो करंट है वो निकलेगी और लोड की तरफ जाएगी। तो इसलिए हम या तो वोल्टेज एक्साइटेड बना सकते हैं इसको, या फिर करंट एक्साइटेड बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आर्मेचर रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आर्मेचर रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, इसमें बताया गया है आर्मेचर फ्लक्स स्ट्रेंथन द मेन फ्लक्स, यही गलत हमारा है, यानी कि हमें नॉट ट्रू बताना था, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आर्मेचर फ्लक्स है यानी कि फाई ए फ्लक्स है, ये हमेशा करता क्या है, ये वीकन यानी कि कमजोर करता है या फिर डिस्टॉर्ट करता है। ये डिस्टॉर्ट करता है, किसको डिस्टॉर्ट करता है, फाई एस एच, सॉरी फाई
एम को, है ना, मेन फ्लक्स को, फाई एम को, यानी कि मेन फ्लक्स को। तो जो आर्मेचर फ्लक्स है हमेशा वीकन करेगा या डिस्टॉर्ट करेगा, किसको, मेन फ्लक्स को, स्ट्रेंथन नहीं करेगा, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है डिस्टॉर्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स अलोंग द एयर गैप पेरिफेरी कॉल्ड एज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद क्रॉस मैग्नेटाइजिंग लीड टू द स्पार्किंग इन द ब्रशेस, है ना, जो ब्रशेस पर स्पार्किंग होती है उसके लिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेट रिडक्शन इन द मेन फ्लक्स कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, बी और सी और डी। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर शोन इन द फिगर अबव इज, यानी कि जो फिगर में डी जनरेटर दिखाया गया है किस तरीके का डीसी जनरेटर है। तो इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। देखो, यदि आर्मेचर के साथ में सीरीज में एक हमने सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है और यहाँ पे हमने शंट वाइंडिंग कनेक्ट कर रखी है, तो यदि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो इसको हम लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ये कौन सा है, ये लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर हो गया हमारा जनरेटर। जबकि ये कैसा है, ये वाला जो है ये शॉर्ट शंट हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सीरीज फील्ड है ये आर्मेचर का सीरीज में नहीं होती, जबकि पूरे के पूरे सर्किट का सीरीज में है। तो ये अलग है और ये वाला सर्किट अलग है, दोनों डिफरेंट है। जबकि जो फिगर में हमसे पूछा गया था तो वो कौन सा हो गया, शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन मैग्नेटिक रिवर्सल आर इंक्रीज्ड इन डीसी जनरेटर, यदि डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक रिवर्सल को हम बढ़ा दें या इंक्रीज कर दें तो इसमें से कौन सा जो लॉस है वो इंक्रीज करेगा रैपिडली। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस मैग्नेटिक रिवर्सल पर डिपेंड करता है ना। हिस्टेरेसिस लॉस को हम बीएच कर्व से कैलकुलेट करते हैं, बीएच कर्व से कैलकुलेट करते हैं। इसमें बी लैग करता है हमेशा एच से, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन स्टील मटेरियल हम यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील मटेरियल हम यूज करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, मटेरियल यूज्ड। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर है लैप बाइंडिंग है ना, लैप बाइंडिंग आर्मेचर इसमें है हमारे पास। तो हाउ मेनी पैरेलल पाथ मस्ट बी देयर, तो कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, तो पैरेलल ऑफ पाथ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। तो इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल, पैरेलल पाथ दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल। तो पैरेलल पाथ लैप बाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है which of the following is not effect of armature reaction in DC जनरेटर, इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है आर्मेचर रिएक्शन का डीसी जनरेटर के केस में। तो देखो, रिडक्शन इन जनरेटेड ईएमएफ, बिल्कुल फ्लक्स रिड्यूस कर जाता है, मेन फ्लक्स कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात क्या है, जनरेटेड ईएमएफ है ना ये भी रिड्यूस कर जाएगा। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया, है ना। कम्यूटेशन प्रॉब्लम, बिल्कुल कम्यूटेशन प्रॉब्लम भी एसोसिएट होती है। शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एमएनए शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ये एमएनए शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल होती है हमारी, एमएनए शिफ्टिंग भी हमारी होती है। इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ पोल, ये कभी नहीं होता है, ये होता है, ये तीनों ऑप्शन होते हैं, ये कभी नहीं होता है। तो नॉट पूछा गया है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पोल ये कभी भी इफेक्ट नहीं है किसका, आर्मेचर रिएक्शन का डीसी जनरेटर के केस में, दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक 6 पोल लैप बाउंड डीसी जनरेटर है जिसमें 800 कंडक्टर हमने यूज करे हैं इसके आर्मेचर में, और जो फ्लक्स पर पोल है वो कितना है, 0.035 वेबर है। स्पीड है इसकी रोटेशन की 1500 आरपीएम है। तो जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा। देखो पहले ये देखते हैं कैसा है, ये लैप बाउंड है, लैप बाउंड है। तो इसको याद रखेंगे, इजी बराबर में 5ZNP अपॉन 60 इंटू ए। चूंकि लैप बाउंड है तो इसमें ए बराबर में पी हो जाएगा, ए बराबर में पी हो जाएगा, तो पी और ए आपस में कट जाएंगे। तो इजी बराबर में कितना हो गया, 5ZN अपॉन 60 बचा हमारे पास। तो 5 कितना है, 0.035 इंटू जेड हमारे पास कितना है, 800 है, इंटू एन हमारे पास कितना है, 1500 है, अपॉन 60 हमारा नीचे बचता है।
इसके बाद हम इसको देखेंगे, तो इसमें जो है इसको काट देते हैं हम, 20 से काटेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा यहाँ पे, और 20 चौको 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 बचेगा ऊपर, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, तो 500 ये बचेगा। ठीक है ना, 3 जीरो से 3 जीरो में इसमें से हटा देंगे, 3 जीरो में इसमें से हटा देंगे, है ना। जब ये 3 जीरो हम इसमें से हटा देंगे तो 35 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 35 इंटू 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 35 दूनी 70, तो 700 वोल्ट हमारा आ गया। यहाँ इजी का वैल्यू कितना आ गया, 700 वोल्ट आ गया। दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर है वो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में है, वेव बाइंडिंग में है, तो बताना है हाउ मेनी पैरेलल पाथ। देखो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में तो पैरेलल पाथ 2 होंगे, अगर ड्यूप्लेक्स वेव बाइंडिंग होती तो डबल कर देते हम किसका, 2 का, यानी कि 4 हो जाते तब, है ना। तो सिंप्लेक्स ही मेंशन है, वेव बाइंडिंग है, तो इसमें केवल 2 ही पैरेलल पाथ में देखने को मिलेंगे। यदि लैप बाइंडिंग होती तो लैप बाइंडिंग के केस में क्या मिलता, जो पैरेलल पाथ होते दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, पोलों की संख्या के बराबर पैरेलल पाथ में देखने को मिलते। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में जो पोल्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं टू द योक विद द हेल्प ऑफ। तो जो पोल्स हैं, जैसे कि ये पोल्स आपने देखे होंगे, ये जो पोल्स हैं इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं किस पे, योक पे, तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, तो बोल्ट से ज्वाइन करते हैं और वेल्डिंग से, या फिर कभी आपको यहाँ पे काउंटर संक स्क्रू भी दे सकते हैं, काउंटर संक स्क्रू, इसका यूज भी हम कर देते हैं पोल को अटैच करने के लिए, किससे, अपनी योक से। योक की बात करें, बेसिकली योक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मशीन का। योक का पर्पज क्या होता है, फ्लक्स को कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवाना, पोल फ्लक्स को, है ना, मेन फ्लक्स को, या फिर मेन फ्लक्स को ये कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड कराना। ठीक है ना, और इसमें 5/2 फ्लक्स हमें देखने को मिलता है फ्लक्स कंप्लीशन के लिए। और योक का काम क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये इसका मेन काम है, 2 फंक्शन इसके होते हैं मेन। और यदि हम पोल की बात करें, ये जो पोल है, इस पोल की बात करें तो इसमें एक पोल कोर होती है, एक पोल कोर होती है, जैसे कि ये है, ये पोल कोर है, और ये हमारा पोल शू है, पोल शू है ये हमारा। तो पोल कोर पे हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, हम इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग करते हैं, और पोल शू को हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म मैक्सिमम टू मैक्सिमम बना सकें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एयर गैप है वो हम मेंटेन कांस्टेंट कर सकें, या यूनिफॉर्म एयर गैप हम कंसीडर कर सकें। और इसको हम बोलते हैं पोल फेस। इस पोल फेस पे हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम यूज करते हैं, जो आर्मेचर रिएक्शन को कम करती है, और ये सीरीज में कनेक्टेड होती है आर्मेचर कंडक्टर के साथ। अभी बहुत कुछ सीखेंगे हम, वो तो मैंने बता दिया वैसे ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और करेक्ट ऑप्शन को उसमें से सेलेक्ट करना है। इसमें एक ऑप्शन सी होगा, जिसमें दोनों को बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऐसे समझ लो आप, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। और डी होगा एक, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इस तरीके से इसमें 2 ऑप्शन और है हमारे पास, तो अब हम इसको देखेंगे। तो द नेट रिडक्शन इन द मेन फ्लक्स कॉल्ड एज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, नहीं, जो नेट रिडक्शन होता है ये गलत है, तो देखो हम लिखते हैं इसको, जो नेट रिडक्शन है मेन फ्लक्स में, किसमें, मेन फ्लक्स में, इसको हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, है ना। और दूसरा पॉइंट जो है, डिस्टॉर्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स अलोंग एयर गैप पेरीफेरी कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये गलत है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो डिस्टॉर्शन हो रहा है मेन फ्लक्स में, मेन फील्ड फ्लक्स में, डिस्टॉर्शन इन मेन फील्ड फ्लक्स is called क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जो एयर गैप पेरीफेरी के अक्रॉस
जो डिस्टॉर्शन हो रहा है मेन फील्ड फ्लक्स में, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हम इसको कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन के केस में। तो बहुत स्टेटमेंट और फॉल्स हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड ऑफ। तो आर्मेचर को हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं और सिलिकॉन स्टील में हम लेमिनेशंस का यूज करते हैं और इस लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है, वो कितनी होती है, थिकनेस दैट इज 0.35 mm टू 0.5 mm। इस थिकनेस का हम लेमिनेशन इसमें यूज करते हैं। लेमिनेशन का यूज करने से बेसिकली क्या हो जाता है, लेमिनेशन का यूज करने से जो एडी करंट लॉस है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और सिलिकॉन स्टील से का यूज करने से हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो रिडक्ट कर जाता है, वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो स्टील है इसमें सिलिकॉन का कंटेंट कितना होता है, कभी पूछा जा सकता है अपन से। तो जो सिलिकॉन कंटेंट हम इसमें यूज करते हैं, सिलिकॉन कंटेंट, इसका कंटेंट होता है 2 से 5%, 2 to 5%। सिलिकॉन में स्टील में सिलिकॉन का कंटेंट कितना है, 2 to 5%, इसीलिए इसको सिलिकॉन स्टील हम कहते हैं। नो लोड वोल्टेज ऑफ ए जनरेटर 230 वोल्ट, यानी कि हमें ई की वैल्यू गिवन है, ई हमारा 230 वोल्ट है नो लोड वोल्टेज, और रेटेड लोड वोल्टेज दैट इज V इक्वल टू 200 वोल्ट है। तो वोल्टेज रेगुलेशन VR बराबर में हमें बताना है, VR कितना होगा ये बताना है। तो VR वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इनटू 100, परसेंटेज में है इसलिए परसेंट हो गया, 100 से गुणा करके परसेंट कर दिया अपन ने VR। तो 230 माइनस 200 बटे 200 इंटू 100%। देखो 30 बचेगा, तो 30 बटे 200 ये हो गया इंटू 100 ये हो गया, 100 से 2 जीरो गए, और 15% जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन वो हमें देखने को मिल जाता है। कितना है, 15%, दैट इज ऑप्शन सी, 15%। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के केस में ईएमएफ इक्वेशन क्या होगी, तो ई बराबर में होगा 5ZNP अपॉन 60 इंटू ए। तो 5ZNP अपॉन 60 ए वोल्ट, दैट इज ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इसमें पूछी गई है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज बेसिकली आपने पढ़ा होगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले जनरेट होगा, देन सर्किट क्लोज होने के बाद इसमें इंड्यूस्ड करंट हमें देखने को मिलेगी। तो दोनों ही चीजें इंटरलिंक्ड है, इसलिए इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ भी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का भी यूज करते हैं, जो इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है जो डिलीवर कर रहा है, लोड करंट कितनी है इसकी, 100 एम्पियर। तो देखो लॉन्ग शंट बना लेते हैं पहले हम। ये आर्मेचर हो गया हमारा, लॉन्ग शंट हमारा ये रहा इस तरीके से, इसके साथ शंट फील्ड बाइंडिंग हमने ये कनेक्ट कर रखी है, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे हमने लोड लगा रखा है प्लस माइनस, ये लोड है। तो इसमें बताया गया है कि लोड करंट कितनी है, IL बराबर में 100 एम्पियर का करंट है, और वोल्टेज कितना है, लोड वोल्टेज 500 वोल्ट है, यहाँ पे लोड वोल्टेज ये रहा 500 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया है आर्मेचर करंट हमें कैलकुलेट करना है, यदि सीरीज फील्ड हमें पता है, सीरीज फील्ड हमारी कितनी है, 0.1 ओम है, 0.1 ओम है सीरीज फील्ड, सॉरी आर्मेचर की वैल्यू है 0.1 ओम, है ना, जस्ट वेट। अब आते हैं अपन, तो इसमें जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 ओम है, और यदि सीरीज फील्ड की बात करें इसकी जो रेजिस्टेंस है 0.03 ओम है, और शंट की बात करें तो इसकी 200 ओम है। ठीक है, तो आर्मेचर करंट IA का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। आर्मेचर करंट इससे बाहर निकलेगी IA, ये प्लस माइनस हो गया। तो आर्मेचर करंट कितनी होगी, IA की वैल्यू कितनी होगी यह बतानी है। अब एक चीज देखो आप क्वेश्चन में, एक चीज देखो आप, ये 500 वोल्टेज है, तो यहां से हम ISH कैलकुलेट कर लेंगे,
ISH, ISH हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ISH बराबर में कितना आ जाएगा, ISH दैट इज इक्वल टू 500/200। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 2.5 एम्पियर हमें ISH देखने को मिल गया। तो IA की जो वैल्यू है, IA दैट इज इक्वल टू ISH प्लस IL, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ही तो IA के बराबर होगा ना, ISH और IL का। तो ISH की वैल्यू 2.5 एम्पियर है और IL की बात करें तो इसकी वैल्यू 100 एम्पियर है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 102.5 एम्पियर, 102.5 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इन विच मटेरियल द ब्रशेज ऑफ डीसी जनरेटर आर मेड। तो जो ब्रशेज हम बनाते हैं वो कार्बन या ग्रेफाइट के बनाते हैं। कार्बन के बनेंगे या ग्रेफाइट के बनेंगे। जो लो रेटिंग की मोटर होती है या मशीन होती है, लो रेटिंग के लिए हम कार्बन का यूज करते हैं ब्रश, और हाई रेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, हाई रेटिंग के लिए हम ग्रेफाइट ब्रश का यूज करते हैं। और कार्बन का जो ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप है, कार्बन का जो ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप है, इसकी वैल्यू होती है 2 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट पर वोल्ट, है ना। यदि हम ग्रेफाइट ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप की बात करें, ग्रेफाइट ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 0.5 वोल्ट है। इन दोनों की वैल्यू को हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द डीसी एंड एसी जनरेटर आर सिमिलर इन वन इंपोर्टेंट फंक्शन दैट इज, यानी कि डीसी और एसी जनरेटर किस इंपोर्टेंट फंक्शन में सेम होते हैं। तो हमेशा इनमें जो जनरेटेड ईएमएफ है वो एसी ही देखने को मिलेगा। दोनों के केस में जो आर्मेचर है उसमें एसी ही होगा। लेकिन फिर बाद में डीसी जनरेटर के केस में हम क्या करते हैं कि उस एसी सप्लाई को, एसी वोल्टेज को हम कम्यूटेटर की हेल्प से उसको डीसी या यूनिडायरेक्शनल डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए डीसी मशीन द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू। तो जितने कम्यूटेटर सेगमेंट हम यूज करेंगे वो इक्वल टू होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉइल्स के, नंबर ऑफ कॉइल्स के। और कैसी कॉइल्स, आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बताया नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर होगा, आर्मेचर कॉइल्स के बराबर होगा। जितने आर्मेचर के कॉइल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट देखने को मिलेंगे। अब देखो कम्यूटेटर सेगमेंट की बात आई है तो कम्यूटेटर सेगमेंट किससे बने होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर से, हार्ड ड्रॉन कॉपर से कम्यूटेटर सेगमेंट बने हुए होते हैं। इसमें हम इसको हम सेगमेंटेड फॉर्म में बनाते हैं, सेगमेंटेड फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि इसमें बीच में जैसे इस तरीके से सेगमेंट होता है, कटे होते हैं सेगमेंट, बीच में इंसुलेशन भरा होता है। और जो सेगमेंटेड फॉर्म बनाने के लिए जो हम इंसुलेशन का यूज करते हैं वो माइका होता है। क्या होता है, माइका होता है, माइका का हम यूज करते हैं। और इसका इंसुलेशन भी कितना होता है, 0.35 से 0.35 mm से लेके कितना होता है 0.5 mm तक के आसपास इसका इंसुलेशन हमें देखने को मिल जाता है माइका के लिए। ठीक है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट, इन्हीं कम्यूटेटर सेगमेंट से जो कार्बन ब्रशेज हैं वो कनेक्ट होते हैं, और जो है करंट को लेना या देना, मोटर के केस में करंट को देना होता है, मतलब लेना होता है, और जनरेटर के केस में करंट को देना होता है लोड के लिए। तो दोनों का काम इसी के माध्यम से किया जाता है। ब्रश इसमें हेल्प करता है इन और आउट करने के लिए करंट को। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर इज यूज्ड टू सपोर्टिंग द पोल कोर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट ऑफ द मशीन। तो योक इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो योक का हम यूज करते हैं, जो योक क्या करता है, पोल को सपोर्ट करता है, पोल को कैरी करता है, पोल को कैरी करेगा, है ना। और इंटरनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इंटरनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और एक काम इसका ये भी है कि ये मेन फ्लक्स को कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवाएगा, मेन फ्लक्स को कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवाएगा, कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवाएगा। ये इसके फंक्शन हो गए। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। यानी कि डीसी जनरेटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का हम यूज नहीं करते हैं, या कौन सा ऐसा भाग जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम नहीं होता है। तो इसका सही आंसर देखो, पोल कोर है, इस पे तो हम फील्ड यूज करते हैं,
पोल कोर पे ही तो हम फील्ड वाइंड करते हैं ना, इस तरीके से कुछ हम फील्ड वाइंड करते हैं, इस तरीके से पोल हो गया, यहाँ पे हमने फील्ड वाइंड कर दी है। और इसी को हम फील्ड कोर भी कहते हैं, क्योंकि फील्ड जिस कोर पे लपेटी गई है उसी को हम फील्ड कोर भी कह सकते हैं, तो यही फील्ड कोर हो गया हमारा। एक्साइटिंग कॉइल, इसको हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी कह सकते हैं, है ना। तो ये तो देखो अफेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम से, लेकिन जो आर्मेचर कॉइल्स हो ना, आर्मेचर कोर है ना, जो आर्मेचर बनाते हैं हम, इसकी जो कोर हम यूज करते हैं, इस आर्मेचर की कोर जो है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को कंसीडर नहीं करते हैं, या इसमें कंसिस्ट नहीं होता है कहीं मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा। हमें बताना है, हमें पार्ट दिया है डीसी जनरेटर का फिगर में, तो बताना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा भाग है डीसी जनरेटर का। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है हमारा आर्मेचर कोर। क्या है? आर्मेचर कोर है। इसी आर्मेचर कोर में ये स्लॉट कटे हुए हैं, और इन्हीं स्लॉटों में क्या है, हम बाइंडिंग रख देते हैं, हम बाइंडिंग को बाउंड करके रख देते हैं प्रॉपर तरीके से, इनमें ऐसी बाइंडिंग डली हुई होती है। और जब ये रोटर आर्मेचर जो है वो रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, जहाँ पे एन और एस पोल ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो इसमें जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क डेवलप हो जाता है, मोटर की केस में बता रहा हूँ मैं। और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करेगा, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी डीसी जनरेटर के केस में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, द रेसिडुअल मैग्नेट इज अवेलेबल एट। तो जो रेसिडुअल मैग्नेट है वो अवेलेबल कहाँ पे होती है? तो ये हमेशा फील्ड वाइंडिंग में होती है अवेलेबल। देखो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, रेसिडुअल मैग्नेट, देखो ये लूज कर सकती है यदि हम टेम्परेचर अप्लाई करें ज़्यादा, या फिर हम वाइब्रेशन अप्लाई करें हम ज़्यादा, या फिर हम ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में मोटर को रन करें। मोटर के केस में या जनरेटर के, दोनों के केस में ओवर एक्साइटेशन पे हम इसको रन करें, तो इन केस में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो लूज हो सकता है, जा सकता है, ठीक है ना। और यदि लूज कर जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई इसमें कनेक्ट कर देते हैं इसके अक्रॉस, तो फिर वापस से इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमें देखने को मिल जाता है। तो जो भी हम करते हैं वो फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस ही करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मशीन हुज पार्ट आर द आर्मेचर कोर। इसमें आर्मेचर कोर हम यूज कर रहे हैं, साफ्ट यूज कर रहे हैं, योक यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर इसमें यूज किया गया, तो कम्यूटेटर हमेशा डीसी मशीन में यूज होता है, तो इसके लिए ऑप्शन जो ए है वो डीसी जनरेटर, यानी कि मशीन बतानी थी कि कौन सी मशीन में ये पार्ट हम यूज करते हैं। तो कंप्यूटर को देखने के बाद समझ में आया कि डीसी मशीन का यहाँ पे जिक्र किया गया है इनडायरेक्टली, तो इस केस में डीसी जनरेटर ही क्वेश्चन है मेंशन है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which component of DC generator is applied to the commutator which collect the current from the armature winding। यानी कि इनमें से डीसी जनरेटर का कौन सा कंपोनेंट है जिसको हम कम्यूटेटर पे अप्लाई करते हैं ताकि जो करंट है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग से कलेक्ट कर सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन ब्रशेज, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में 4 पोल हैं, 20 किलोवाट इसकी जो पावर रेटिंग है, जनरेटर है चूंकि ये, तो ये पावर दे रहा है 180 वोल्ट ये जनरेट कर रहा है, तो वेव बाइंडिंग है, तो करंट इन ईच पैरेलल पाथ कितना होगा? देखो वेव बाइंडिंग है तो सिंपल सी बात है, 2 ही पैरेलल पाथ होंगे वेव बाइंडिंग के केस में, जो पैरेलल पाथ होंगे वो 2 होंगे, चूंकि वेव बाउंड है, ये कैसा है, वेव बाउंड है, ठीक है ना। अब अपन को समझ में ये आएगा, 2 तो पैरेलल पाथ होगा इसमें। अब इसमें यदि हम पैरेलल पाथ है, अब इसमें यहाँ पे तो टोटल करंट फ्लो कर रही है, यदि हम टोटल करंट को निकाल लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी जो है वो प्रत्येक पैरेलल पाथ में करंट आ जाएगी। जैसे टोटल करंट ये है तो इसमें IT/2 फ्लो करेगी, इसमें टोटल करंट बाई 2 फ्लो करेगी। तो टोटल करंट हमें कैलकुलेट करना कंपलसरी है। तो पावर बराबर में क्या होता है, V/I होता है। पावर हमें कितनी गिवन है, 20 किलोवाट यानी कि 20,000, और वोल्टेज हमारे पास कितना है, 180 वोल्ट है, और करंट हमें चाहिए कैसी करंट है, टोटल करंट है ये हमारी। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 0 से ये 0 कट गया, 2000/18 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जब हम इसको पूरे को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 55.55 एम्पियर। तो जो टोटल मतलब 111 आएगा, 111 के आसपास कुछ आएगा। इसको कर ही लेते हैं ना, एक सेकंड जस्ट वेट। जैसे 18 है, इसको काट लेते हैं अपन, इसको 9 बचा, ऊपर 1000 बचा,
9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9.11, कुछ इस तरीके से। तो जो टोटल करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 111.11। तो इसको हाफ कर देंगे तो हमें ईच पैरेलल पाथ में करंट का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो IT/2 इसको कर लेंगे, तो 111.11 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 55.55 एम्पियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रत्येक पाथ में जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 55.55। दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें EMF बताना है जो प्रोड्यूस हुआ है डीसी जनरेटर के थ्रू। इसमें 6 पोल कॉइल यूज करे गए हैं। इसमें जो रोटेशन है वो कितना है, 1200 RPM है, और फ्लक्स पर पोल 0.3 मिलीवेबर है। तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 100 है। तो EMF प्रोड्यूस कितना हुआ वो जनरेटर है चूंकि, और कैसा है, किस तरीके से बाउंड है ये। अच्छा, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इसमें क्या है, कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको लैप बाइंडिंग कंसीडर कर लेंगे। लैप बाइंडिंग कंसीडर कर लो या वेब बाइंडिंग कंसीडर कर लो। तो इनिशियली हम इसको वेब बाइंडिंग कंसीडर कर लेते हैं। वेब बाइंडिंग है तो फाइनली 5ZNP अपॉन 60 इंटू 2 इस तरीके से हो जाएगा। ए का वैल्यू मैंने पुट कर दिया पहले। यदि हम फ्लक्स की बात करें इसमें, तो फ्लक्स कितना है, 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू जेड की बात करें, जेड हमारे पास 1000 है, इंटू एन की बात करें 1200 है, पोल की बात करें, पोल हमारे पास 6 है, और यहाँ पे 120 ये हो जाएगा। तो 120 दशमलव 1200, 10 बार ये चला गया हमारा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 1000 से पूरी की पूरी पावर खत्म कर देंगे, तो ये कंप्लीट खत्म हो गया यहाँ से। और ये 60 बचा है, 0.3 इंटू 60, 6 तिया 18, 18 वोल्ट जो है इसका आंसर आ गया। 18 वोल्ट इसका जो आंसर है वो देखने को मिल जाता है। अगर इसको हम लैप बाइंडिंग से करेंगे तो दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं, वेब बाइंडिंग से हमारा आंसर मिल गया, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया कि बाइंडिंग किस तरीके से कनेक्ट करी है, लैप में है कि वेब बाइंडिंग में है, दोनों चीजें में से कोई भी मेंशन नहीं किया इन्होंने। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट लॉस ऑफ ए डीसी जनरेटर। तो कांस्टेंट लॉस इनमें से कौन सा नहीं है, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है, एक वेरिएबल लॉस है जो आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है, आर्मेचर करंट यानी आईए पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये कॉपर लॉस जो है ये वेरिएबल लॉस है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर हैव हैज वेरी लो वोल्टेज रेगुलेशन। सबसे कम या पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसमें होता है, सीरीज जनरेटर में होता है। कैसा, पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। इसका जो कर्व देखोगे ना, वोल्टेज और करंट के बीच के, इस साइड वी है, इस साइड आई है, तो जो कर्व है ना सीरीज जनरेटर के केस में कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड ही चला जाता है, नीचे साइड ही आ जाता है, इस तरीके से आता है इसका कर्व, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 6 पोल डीसी जनरेटर वेब बाउंड है, इसमें 600 कंडक्टर यूज करे गए हैं आर्मेचर में, फ्लक्स पर पोल 0.02 वेबर है। तो इसमें हमें स्पीड बतानी है, जनरेटर की स्पीड कितनी होगी यदि ये 300 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जनरेटर है चूंकि, तो EG दैट इज इक्वल टू 5ZNP। तो देखो वेब बाउंड है, इसको याद रखेंगे। 60 एक ही जगह हमने 2 ऑलरेडी पुट कर दिया है, एक ही जगह वेब बाउंड है इसलिए 2 हमने पुट कर दिया। अब EG हमारे पास गिवन है 300 इंटू 6 दूनी 12 यानी 120, हमारा ये हो गया यहाँ पे 5ZNP। हमें ये और करना है, तो 5Z यानी कि 0.02 Z की बात करेंगे हम, तो 600 ये हो जाएगा। N की बात करेंगे, N तो हमें कैलकुलेट करना है, और पोल हमारे पास 6 है ना। तो इस साइड से हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके 12 दिया 36, तो 36,000 हमारा इस साइड आ गया, और बराबर में इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 6 दूनी 12, 12 ये हो गया, और 2 जीरो से ये दशमलव हट गया यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू 6 इंटू एन, है ना। तो 12 6 72, तो 36,000 बटे 72 इक्वल टू एन है। तो 36 दूनी 72 दैट इज 1000/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 500 आरपीएम। 500 आरपीएम में जो है एन का वैल्यू देखने को मिल जाता है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो आर्मेचर है इसमें 6 पोल हैं जनरेटर के केस में,
और ये वेव बाइंडिंग से कनेक्टेड है। इसमें 600 कंडक्टर यूज किए गए हैं, फ्लक्स 0.05 वेबर है और इसकी स्पीड 250 आरपीएम है। तो इसमें जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा? अब देखो ये वेव बाइंडिंग है तो इजी बराबर है 5ZNP अपॉन 60A। ए की जगह हम 2 भी रख सकते हैं हाल यहाँ पे। अब कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, तो इजी हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। 5 हमारे पास कितना है? 0.05 है। नंबर ऑफ कंडक्टर की बात करें तो 600 है, और एन की बात करें 250 है। पोल की बात करें तो पोल यहाँ पे 6 यूज किए गए हैं, और 60 इंटू 2 ये होगा। ए का वैल्यू ने 2 पुट कर दिया, तो 60 10 600, 10 बार तो ये कट गया, 2 तिया 6, 3 बार ये कट गया, तो नीचे वाला टर्म तो पूरा साफ हो गया। ठीक है ना? अब 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, तो यहाँ से ये दशमलव हट गया और यहाँ पे 5 मिल गया हमें, तो 5 इंटू 25 इंटू 3 है ना। तो 25 दिए 75, 75 इंटू 5, 55 25 5 7 35 और 2 37, 375 वोल्ट जो है इजी की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट जनरेटर है, इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमें गिवन है 100 ओम, और इसको सप्लाई, इट इज सप्लाइंग ए लोड, एक लोड को सप्लाई दे रहा है, और इसकी रेटिंग 5 किलोवाट है, और इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है? 250 वोल्ट है। यदि आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.22 ओम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है जनरेटर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप को या ब्रश वोल्टेज को हमने क्या किया है? नेग्लिजिबल माना है ना। तो डीसी शंट जनरेटर बना लेते हैं पहले, सर्किट को पूरा प्रॉपर बना के समझेंगे हम। डीसी शंट जनरेटर हम बना लेते हैं पहले। ये है डीसी शंट जनरेटर हमारे पास। इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है 100 ओम गिवन है हमें, और ये लोड को सप्लाई कर रहा है। उस लोड की रेटिंग कितनी है? 5 किलोवाट है। 5 किलोवाट लोड की रेटिंग है, और वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट है। ठीक है ना, 250 वोल्ट है। और इसके साथ जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.22 ओम इसमें देखने को मिलती है, प्लस माइनस। आर ए हमें मिल गया कितना? 0.22 ओम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर में कितना होगा यदि ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को नेग्लिजिबल मानना? तो इजी ये है। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, अगर हम देखें तो जो ISH का वैल्यू है, ISH का वैल्यू हमें वो चाहिए पड़ेगी। तो ISH का वैल्यू कितना होगा? दैट इज 250 अपॉन 100। यहाँ से 2.5 एम्पियर हमें देखने को मिलेगी। तो ISH कितनी आ गई? 2.5 एम्पियर आ गई। अब देखो 5 किलोवाट इसकी पावर रेटिंग है, 250 वोल्ट इसका एक्रॉस वोल्टेज है, तो इसमें जो करंट, जो IL करंट होगी उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो IL का वैल्यू कितना आएगा? 5000। 5 किलोवाट को हमने 5000 लिख लिया है। इसके बाद हम 250 यहाँ पे वोल्टेज से इसको डिवाइड कर देंगे। ये है 25 दूनी 50, तो 20 एम्पियर हमें ये देखने को मिल गई। कितनी? दैट इज 20 एम्पियर। 20 एम्पियर ये है। तो इसमें से जो IA का वैल्यू रहा होगा, IA का वैल्यू कितना रहा होगा? 20 ये है और 2.5 ये है, तो कितना हो जाएगा? 22.5 एम्पियर। बस अब क्या है, अब तो आ ही जाएगा। EG दैट इज इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA। तो V हमारे पास कितना है? 250 वोल्ट है। IA का वैल्यू कितना है? 22.5 है, और RA की बात करें तो RA हमारे पास कितना है? 0.22 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है इजी जो है वो कैलकुलेट करते हैं अपन। इजी दैट इज इक्वल टू 250 प्लस 22.5 का गुणा करेंगे हम 0.22 में, तो हमें कितना मिलेगा? 4.95 हमें लगभग इतना देखने को मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा ये? 254.95, यानी कि सिंपली हम इसको 255 वोल्ट भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 255 वोल्ट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आज के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक इजी वे में पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।